हाइट एंड डिस्टेंस में इस चीज़ को सीखने से पहले हमें अपने प्रीवियस वीडियो में, जैसा कि मैंने आपको बताया था ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में, कि कुछ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं जो कि 6 प्रकार के होते हैं: साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक्स। इन सभी के मान बदलते हैं, ठीक है, और इन सभी के मान होते हैं। तो अब यहाँ पर बात है एंगल का। तो यदि एंगल अलग अलग होते हैं तो क्या एंगल के अनुसार साइन, कॉस, टैन और कॉसेक के मान बदलेंगे? जी बिल्कुल बदलेंगे। यदि एंगल चेंज हो जाए तो साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, कॉट, सेक इन सब का मान बदल जाएगा। तो उसको हम लोग इसके बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। तो हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे पहली बात क्या है कि ऊंचाई और दूरी में जो चीज़ है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा एंगल ऑफ एलिवेशंस को। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशंस, और दूसरा है एंगल ऑफ डिप्रेशंस। तो एंगल ऑफ एलिवेशंस और एंगल ऑफ डिप्रेशन को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्लेन। व्हाट इज़ अ प्लेन? तो पहला जो चीज़ है उस चीज़ के बारे में हम लोग कहते हैं कि व्हाट इज़ हॉरिजेंटल प्लेन। व्हाट इज़ हॉरिजेंटल प्लेन? सॉरी, हॉरिजेंटल प्लेन क्या है? क्षैतिज तल क्या होता है? तो सबसे पहली बात है कि क्षैतिज तल हम लोग किसे कहते हैं? तो क्षैतिज तल हम लोग उसको कहते हैं कि द प्लेन पैरेलल टू अर्थ सरफेस इज कॉल्ड। तो इसके अनुसार अगर देखा जाए तो एम क्यू जो है मेरा, ये हो गया मेरा हॉरिजेंटल लाइन। ये मेरा हॉरिजेंटल लाइन हो गया। तो अब इस चीज़ को ध्यान से देखिए कि एक इंसान जो है एक पतंग को ऊपर जो उड़ रहा है वो पोजीशन पर है, इसको वो देख रहा है। तो देखने में जो इसका ओ एम लाइन बनता है, इस लाइन को हम लोग लाइन ऑफ साइट बोलते हैं, यानी कि ये मेरा लाइन ऑफ साइट हो गया। ठीक है, और ग्राउंड लेवल से जो पैरेलल जो लाइन खींची जाएगी प्लेन पर, सरफेस पर, ठीक है, इसको हम लोग हॉरिजेंटल लाइन बोलते हैं। ठीक है, ये मेरा हॉरिजेंटल लाइन हो गया। ठीक, अब इसके बाद बात ये है कि हॉरिजेंटल लाइन के साथ में, हॉरिजेंटल लाइन और लाइन ऑफ साइट के साथ में जब विजिटर के आंख पर जो एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, इन दोनों लाइंस के साथ में विजिटर्स के आईज पर जो एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, आई सपोज टू बी इट इज कॉल्ड एज अ थीटा, मैं इसे थीटा मानता हूँ। ठीक है, तो इस एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशंस। ठीक है, सॉरी, एंगल ऑफ एलिवेशंस। ठीक है, ये एंगल हो गया मेरा एंगल ऑफ एलिवेशंस। एंगल ऑफ एलिवेशंस को हिंदी में हम लोग कहते हैं उन्नयन कोण। ठीक है, तो ये हो गया मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन। क्यों एलिवेशन? क्यों? एलिवेशन का मतलब होता है ऊपर। ठीक है, एलिवेशन मतलब ऊपर, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन तभी बनेगा जब ऑब्जेक्ट नीचे हो, सॉरी, विजिटर नीचे हो और ऑब्जेक्ट ऊपर हो। यदि ऑब्जेक्ट ऊपर है तभी विजिटर के आंख पर एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। यदि ये नीचे हो जाए, ठीक है, और विजिटर ऊपर हो जाए तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। मान लीजिए कि आप छत पे चढ़े हुए हैं, तो छत पर से यदि आप नीचे ग्राउंड पर देखेंगे तो उस ऑब्जेक्ट का आपके आंख पर जो एंगल बनेगा लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल लाइन के साथ में, तो उसे हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशंस और एंगल ऑफ एलिवेशंस को। तो एंगल ऑफ एलिवेशंस क्या है? तो एंगल ऑफ एलिवेशंस को यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, सबसे पहला पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशंस, जैसा कि हमने आपको अभी अभी कहा कि एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनेगा? जब ऑब्जेक्ट की हाइट ज़्यादा हो और विजिटर्स की हाइट कम हो। यानी कि विजिटर्स जो है ऑब्जेक्ट को सर उठा करके, यानी नज़र को उठा करके ऊपर की तरफ देखे। तो यहाँ पर ये जो एंगल इससे पहले जो आपने देखा था, ये था एंगल ऑफ एलिवेशंस। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन किससे बन रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजेंटल लाइन के बीच में। ठीक है, लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजेंटल लाइन के बीच में। तो इसको हम लोग सिंपली डिफाइन भी कर सकते हैं कि एंगल फॉर्म्ड एट विजिटर आइज with line of sight and horizontal line when an object
और पॉइंट इज एट हाइट फ्रॉम विजिटर्स साइट। ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। अब बात करते हैं हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशंस के बारे में, यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन। हमने कहा था कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनेगा, जब ऑब्जेक्ट जो हो ऊंचाई पर हो और ऑब्जेक्ट जो हो वो नीचे हो। तो उस समय ऑब्जेक्ट जो है नज़र, उसकी जो नज़र होगी वो नज़र नीचे होगी। तो जब नज़र नीचे होगी तो क्या स्थिति होगा, जरा उसको देखिए। एंगल ऑफ एलिवेशंस के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशंस के लिए हम लोग यहाँ पर एक फिगर बनाते हैं। तो इसके पहले भी हमने आपको कहा था कि एंगल ऑफ एलिवेशंस कब बनता है, जब ऑब्जेक्ट नीचे, जब इंसान नीचे हो, यानी कि देखने वाला नीचे हो और ऑब्जेक्ट ऊपर हो। अब यहाँ पर जो बात है क्या, कि ऑब्जेक्ट नीचे होगा और देखने वाला इंसान ऊपर होगा। तो हम यहाँ पर सपोज करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि नीचे है। मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। अब जो हमें बात करना है वो हमें बात करना है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के बारे में, साइन, कॉस, टैन, कॉट और उनसे रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में। तो चलिए उसके लिए हम लोग एक टेबुलेशन बनाते हैं कि इस टेबुलेशन में हम लोग किस प्रकार से सभी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज़ के डिफाइंड एंगल्स के वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो चीज़ लेते हैं वो लेते हैं क्या, कि एंगल लेते हैं 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और लास्ट में हमने लिया 90 डिग्री। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर से क्या करते हैं कि काउंटिंग लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, काउंटिंग लेते हैं। 0, 1, 2, 3 एंड 4, ये हमने काउंटिंग लिया। अब इन सभी काउंटिंग्स को हम लोग क्या करते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाई 4। हमने सबको 4 से डिवाइड कर दिया। ठीक है। और इन सब को अंडर रूट में डाल दिया, सबको हमने अंडर रूट में डाला। चलिए, ये सारे के सारे अंडर रूट में आ गए। ठीक है। अब इस अंडर रूट में आने के बाद जरा इनको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, मे बी सॉल्व हो सकते हैं। तो ये 2 2 ज़ा 4 और ये 4 4 डिवाइड होकर के 1। ठीक है। सो अब हम लोग यहाँ पर जो चीज़ लिखने जा रहे हैं वो साइन है। क्या है, साइन, जो कि एक ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में 0/4 अंडर रूट का वैल्यू होता है 0, यानी कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू हो गया 0। रूट अंडर 1/4 का वैल्यू हो जाता है आपका 1/2, यानी कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू हो गया 1/2। उसी तरह 1/2 यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा 1 का अंडर रूट 1 और रूट 2 का अंडर रूट 2। ठीक है, यानी साइन 45 डिग्री का वैल्यू हो गया 1/2। उसी तरह साइन 60 डिग्री का वैल्यू हो गया रूट 3/2, 4 का अंडर रूट 2 और रूट अंडर 1 का वैल्यू 1। ये हुआ हमारा साइन का। अब आते हैं हम लोग कॉस में। ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है कि इसको इधर से इधर, यानी कि इन्वर्स की तरफ लिखना है, उल्टा करके लिखना है। तो 90 डिग्री को पहले लिखिए, फिर उसके बाद 60 डिग्री का वैल्यू, फिर 45 मिड पोजीशन पर है तो इसलिए ये वैल्यू यहीं पे रह जाएगा। फिर इसका 1/2 यहाँ आ जाएगा और ये 0 यहाँ आ जाएगा। ठीक है। तो साइन का हमने निकाला, उसके बाद कॉस को क्या किया हमने, कॉस निकालते समय उल्टा यानी कि अपोजिट साइड से लिखना शुरू किया। तो मैंने अपोजिट साइड से लिख दिया। इस तरह से कॉस का सारे के सारे वैल्यू निकल गए, सारे एंगल्स के वैल्यू निकल गए। कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री रूट 3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 डिग्री 1/2 एंड कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। सेम उसी तरह हम लोग टैन का निकाल सकते हैं। यहाँ पे टैन का क्या होता है, टैन का इससे पहले ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि टैन थीटा जो होता है वो साइन थीटा और कॉस थीटा के रेशियो के बराबर होता है, यानी कि टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो यहाँ पर भी हम लोग वैसे ही करेंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा करेंगे तो 0/0, 0/1।
1/2 और √3/2, इन दोनों को अगर देखेंगे तो √2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सॉरी 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1/√3। ये 1/2 और 1/2 कैंसिल होकर के 1 हो जाएगा, √3/2/1/2, तो √3/2 और 1/2, ये 2 और 2 कैंसिल होकर के यहाँ पे √3 और 1/0 इट इज़ अनडिफाइंड, ये अनडिफाइंड हो गया। अब चूंकि tan का उल्टा cot होता है, तो सबको इन्वर्स कर दीजिए। यहाँ पर 0 का इन्वर्स हो जाएगा आपका अनडिफाइंड, √3/1 का √3, 1 का इन्वर्स 1, √3 का इन्वर्स 1/√3 और अनडिफाइंड का 0। ठीक है, ये हो गया इन्वर्स। उसी तरह आप सेक निकाल सकते हैं। ठीक है, कॉस को इन्वर्स करके, कॉस को इन्वर्स कर दीजिएगा, आपका सेक निकल जाएगा। 1 का इन्वर्स हो गया आपका 1, √3/2 का हो गया 2/√3, 1/√2 का वैल्यू इन्वर्स करने पे √2, इसका 2 और इसका 0, सॉरी 0 का इन्वर्स हो गया अनडिफाइंड। ठीक है, उसी तरह आप cos x निकाल सकते हैं साइन को इन्वर्स करके। 0 का इन्वर्स इन्फिनिटी, 1/√2 का इन्वर्स हो गया 2, 1/√2 का इन्वर्स हो गया √2 और √3/2 का इन्वर्स हो गया 2/√3 और 1 का इन्वर्स हो गया आपका 1। इस तरह से हम लोगों ने सभी का निकाले। जितने भी 6 नंबर ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल होते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉस एक्स, सबका अपना अपना एंगल का वैल्यू हमने निकाल लिया एक डिफाइंड एंगल पर, यानी 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इस तरह से हमने सारे को निकाल लिया। इससे पहले हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन देखा। अब सभी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज के एंगल्स को देख लिया हमने कि किस एक्यूट एंगल पर किसका वैल्यू कितना होता है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं प्रॉब्लम्स पर कि प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर एक प्रॉब्लम मैंने लिया है। ए प्लम ट्री ब्रोकन फ्रॉम 20 मीटर हाइट एंड टच द ग्राउंड विथ 30 डिग्री एंगल, फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। प्रॉब्लम को पहले आसानी से पहले अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद ही प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। क्योंकि यदि ये प्रॉब्लम आपको समझ में नहीं आ रहा है कि देखने वाला कहाँ से देख रहा है और क्या क्या चीज़ का वैल्यू दिया हुआ है, किन किन चीज़ों का वैल्यू दिया हुआ है, तो आपको शायद प्रॉब्लम हाइट एंड डिस्टेंस का सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। तो इससे पहले हम लोग क्या करना है कि इसको पहले अच्छे समझ लेना है। तो इसको पहले अच्छे समझ लिए। ए प्लम ट्री ब्रोकन फ्रॉम 20 मीटर हाइट, एक पेड़ है। ठीक है, एक पेड़ है, क्या चीज़ का पेड़ है, बेल का या ताड़ का पेड़ आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये बेल का पेड़ जो है 20 मीटर हाइट से ब्रोकन हो जाता है, यानी कि टूट जाता है। तो यदि कोई पेड़ टूटेगा, तो मान लीजिए कि ये कोई पेड़ है, अब ये पेड़ यहाँ से अगर टूटेगा, इस पोजीशन से अगर टूटता है, तो ऊपर का पोर्शन टूट करके नीचे की तरफ गिरेगा, यानी कि ये इस तरह से गिरेगा। ठीक है, तो ये टूट गया 20 मीटर के हाइट पे एंड टच द ग्राउंड, और वह ग्राउंड को छू जाता है। तो अब पेड़ टूटेगा, तो टूटने के बाद उसका कौन सा पोजीशन ग्राउंड को टच करेगा, टॉप पोजीशन ये जो है जो ग्राउंड को टच करेगा। ठीक है, तो टॉप पोजीशन जब ग्राउंड को टच किया, तो उसने एंगल बनाया टच द ग्राउंड विथ 30 डिग्री एंगल, और ग्राउंड के साथ उसने 30 डिग्री का एंगल बनाया, 30 डिग्री का एंगल बनाया। तो हमसे पूछा क्या है कि फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री, तो पेड़ का पूरी ऊंचाई यानी कि वास्तविक ऊंचाई क्या थी, ये आप हमें बताएं। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक डायग्राम यहाँ पर बनाते हैं इस पेड़ के लिए। तो मैं क्या करता हूँ कि एक पेड़ का डायग्राम यहाँ पर बना लेता हूँ। सबसे पहले कोई एक पेड़ है जो कि इस प्लेन पर खड़ा है, इस तरह से। मैं पेड़ का नाम दे रहा हूँ AB। AB एक पेड़ है। ठीक है, ये आपका प्लम ट्री हो गया। अब ये प्लम ट्री जो है, इसको ग्राउंड पर खड़ा करना है ना, ये आपका ग्राउंड हो गया। ठीक है, इसको हमने ग्राउंड पर खड़ा कर दिया, ये मेरा सरफेस हो गया, ग्राउंड सरफेस है। ठीक है, ग्राउंड लेवल है। अब ये 20 मीटर की हाइट से टूट जाता है, ये 20 मीटर की हाइट से टूट जाता है। तो लेट सपोज दैट कि ये पोजीशन जहाँ से, यहाँ पर एक प्रॉब्लम मैंने लिया है। ए प्लम ट्री ब्रोकन फ्रॉम 20 मीटर हाइट एंड टच द ग्राउंड विथ 30 डिग्री एंगल, फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। प्रॉब्लम को पहले आसानी से पहले अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद ही प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। क्योंकि यदि ये प्रॉब्लम आपको समझ में नहीं आ रहा है कि देखने वाला कहाँ से देख रहा है और क्या क्या चीज़ का वैल्यू दिया हुआ है, किन किन चीज़ों का वैल्यू दिया हुआ है, तो आपको शायद प्रॉब्लम हाइट एंड डिस्टेंस का सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। तो इससे पहले हम लोग क्या करना है कि इसको पहले अच्छे समझ लेना है। तो इसको पहले अच्छे समझ लिए। ए प्लम ट्री ब्रोकन फ्रॉम 20 मीटर हाइट,
एक पेड़ है, ठीक है, एक पेड़ है, क्या चीज का पेड़ है, बेल का या ताड़ का पेड़ आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये बेल का पेड़ जो है 20 मीटर हाइट से ब्रोकन हो जाता है, यानी कि टूट जाता है। तो यदि कोई पेड़ टूटेगा, तो मान लीजिए कि ये कोई पेड़ है, अब ये पेड़ यहाँ से अगर टूटेगा, इस पोजीशन से अगर टूटता है, तो ऊपर का पोर्शन टूट करके नीचे की तरफ गिरेगा, यानी कि ये इस तरह से गिरेगा, ठीक है। तो ये टूट गया 20 मीटर के हाइट पे, एंड टच द ग्राउंड, और वह ग्राउंड को छू जाता है। तो अब पेड़ टूटेगा, तो टूटने के बाद वो उसका कौन सा पोजीशन ग्राउंड को टच करेगा, टॉप पोजीशन ही जो है जो ग्राउंड को टच करेगा, ठीक है। तो टॉप पोजीशन जब ग्राउंड को टच किया, तो उसने एंगल बनाया, टच द ग्राउंड विथ 30 डिग्री एंगल, और ग्राउंड के साथ उसने 30 डिग्री का एंगल बनाया, 30 डिग्री का एंगल बनाया। तो हमसे पूछा क्या है कि फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री, तो पेड़ का पूरी ऊंचाई यानी कि वास्तविक ऊंचाई क्या थी, ये आप हमें बताएं। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक डायग्राम यहाँ पर बनाते हैं इस पेड़ के लिए। तो सब मैं क्या करता हूँ कि एक पेड़ का डायग्राम यहाँ पर बना लेता हूँ। सबसे पहले कोई एक पेड़ है जो कि इस प्लेन पर खड़ा है, इस तरह से मैं पेड़ का नाम दे दे रहा हूँ ए बी। ए बी एक पेड़ है, ठीक है। ये आपका प्लाम ट्री हो गया। अब ये प्लाम ट्री जो है, इसको ग्राउंड पर खड़ा करना है ना, ये आपका ग्राउंड हो गया, ठीक है। इसको हमने ग्राउंड पर खड़ा कर दिया, ये मेरा सरफेस हो गया, ग्राउंड सरफेस है, ठीक है, ग्राउंड लेवल है। अब ये 20 मीटर की हाइट से टूट जाता है, ये 20 मीटर की हाइट से टूट जाता है। तो लेट सपोज दैट कि ये पोजीशन जहाँ से ये टूटा है ये सी है, ठीक है, और यहाँ से ये टूट कर गिरा है। तो ए पॉइंट ये जो है टूट करके अब कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये टूट कर जब गिरता है तो ये कुछ इस तरह से गिरता है, ये गिर गया, और अब पोजीशन जो है इसका यहाँ पर डी हो गया, ठीक है। एक्चुअली में क्या है कि ये जो इतना जो हाइट है, ठीक है, ये थोड़ा सा छोटा हो गया, आपको इक्वलिटी नहीं पता चलेगा, चलिए अब थोड़ा सा इक्वल हो गया। तो एक्चुअली में यही है जो टूट करके यहाँ से ऐसे गिरा, ठीक है। तो ये जब टूट करके यहाँ से ऐसे गिरा तो ये डी पॉइंट पर आके मिला। अब इसने कहा कि डी पॉइंट पर ये ग्राउंड के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है, एंड टच द ग्राउंड विथ एंगल 30, यानी 30 डिग्री एंगल के साथ ये ग्राउंड बनाता है। फिर क्या कहता है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब ब्रोकन फ्रॉम 20 मीटर हाइट, यानी कि 20 मीटर के हाइट से, यानी कि यहाँ पर ये जो एच है, स्मॉल एच मैं मानता हूँ कि बी से सी तक का स्मॉल एच जो कि है, जो कि 20 मीटर है, 20 मीटर के हाइट पर से ये टूट गया, और टूट करके ये डी पॉइंट पर आकर के मिलता है ग्राउंड से, और 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इसने कहा कि पूरा वैल्यू पता करो, पेड़ का पूरा हाइट पता करो, यानी कि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ए बी। ए बी इज इक्वल टू वट। अब एक चीज़ ज़रा ध्यान से इसमें देखिए कि जब इस पॉइंट से टूटा, सी पॉइंट से टूटा, तो ये यहाँ जाके गिरा, यानी कि ये बाकी ये जो ए सी है, यही ए सी लेंथ जो है, यही लेंथ आपका डी सी है। इसका मतलब ये हो गया कि ए सी इज इक्वल टू डी सी, दोनों लेंथ क्या है, इक्वल है, ठीक है। हमें यहाँ पर हाइट दिया हुआ है, ठीक है, हमें हाइट दिया हुआ है, और हमें निकालना है वैल्यू ऑफ ए सी। तभी तो हम इसको और इसको, इन दोनों को जोड़ देंगे, बी सी और ए सी को जोड़ देंगे, तब हमें हमारा जो प्लाम ट्री है उसका पूरा हाइट पता चलेगा। तो ए सी निकालने के लिए हमें डी सी निकालना होगा, क्योंकि ए सी जो है वो डी सी के बराबर है, ठीक है। तो हम यहाँ से डी सी निकाल सकते हैं। तो अब हमें इस राइट एंगल ट्रायंगल को ज़रा ध्यान से देखें। इस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइट मेरे पास ये परपेंडिकुलर हमें पता है, और ये हमें हाइपोटेनस पता करना है, ठीक है, ये हमें पता करना है, ठीक है। तो अब कौन सा ऐसा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो लगाया जाए जिससे कि हमें हाइट और हाइपोटेनस के बीच में रिलेशन मिल जाए, ठीक है, हाइट और हाइपोटेनस के बीच में रिलेशन मिल जाए, यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में रिलेशन मिल जाए। तो मेरे अनुसार से साइन ठीक है, क्योंकि साइन का क्या है, साइन किसी भी एंगल के लिए अगर साइन थीटा है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो थीटा के लिए साइन थीटा क्या होता है, आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यही होता है ना। मैं पूरा लिख देता हूँ, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ठीक है। तो अब यहाँ पर साइन 30, यहाँ पर जो वैल्यू है वो है साइन 30 डिग्री के लिए एंगल के सामने जो भी एक्यूट एंगल है, उस एक्यूट एंगल के सामने वाला जो साइड होता है, उस साइड को हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर का वैल्यू हो गया 20, और हाइपोटेनस का वैल्यू हमें नहीं पता, जो कि यहाँ पर डी सी है,
ठीक है। अब साइन 30 का वैल्यू, इससे पहले हमने आपको बताया कि साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। तो साइन 30 का वैल्यू हो गया 1/2 और ये हो गया 20/DC। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर DC इंटू 1 इज इक्वल टू DC एंड 20 इंटू 2 इज इक्वल टू 40 मीटर। तो अब ये जो DC है ये मेरा 40 मीटर आ गया। ठीक है। अब चूंकि हम लोग जैसे कि इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि AC जो है वो DC के बराबर है। AC मेरा DC के बराबर है, चूंकि AC इक्वल टू TC, इसलिए क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू 40 मीटर ऑल्सो। और मेरा पेड़ क्या है, AB है पूरा, है ना, पूरा ट्री AB है। AB इज इक्वल टू क्या है, AC प्लस CB है। AC का वैल्यू आया 40 और CB पहले से आपको दिया हुआ था 20 मीटर, यानी कि कुल कितना हो गया 60 मीटर। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसके बाद में और भी प्रॉब्लम्स है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ एक एक करके। ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम था जो कि हमने सॉल्व किया, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। इस तरह अब चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, जरा देखिएगा ध्यान से। ठीक है। फ्रॉम द बॉटम ऑफ ए पोल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टावर इज 45 डिग्री एंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल द एलिवेशन एंगल इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड द डिस्टेंस फ्रॉम पोल इफ द हाइट ऑफ पोल इज 40 मीटर। तो इस प्रॉब्लम को भी आप अच्छे से समझ लें, उसके बाद ही इसमें हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले क्या कहता है कि एक खंभे की जड़ से एक मीनार का उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 45 डिग्री है और खंभे के सिरे से यानी कि उसके टॉप से, ठीक है, जो कि 40 मीटर ऊंचा है, बिकॉज द हाइट ऑफ द पोल इज 40 मीटर, 40 मीटर ऊंचा है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई कितना होगा, यानी कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, और खंबे से उसकी दूरी कितनी होगी। ठीक है। तो इसमें हम लोग को दो चीज़ पता करना है। सबसे पहले हाइट ऑफ द टावर पता करना है और डिस्टेंस फ्रॉम द पोल पता करना है। ठीक है। तब हम लोग इसका फिगर किस प्रकार से डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि फिगर ही इसका सबसे मेन चीज़ है। अगर आप फिगर सही से अगर आप डिज़ाइन कर लेते हो, उसके सभी मैग्नीट्यूड्स को अगर आप अच्छे से डिनोट कर पाते हो, तो हाइट एंड डिस्टेंस आपको बनाना बहुत आसानी हो जाएगा। ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फिगर ड्रॉ करते हैं। तो हम सबसे पहले तो एक मीनार टावर एक बनाते हैं। ठीक है। क्यों हमने टावर को बड़ा रखना है, क्यों बड़ा रखना है, क्योंकि पोल के टॉप से देखा जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। एंगल ऑफ एलिवेशन बनने का क्या मतलब हुआ, मतलब यह हो गया कि टावर का जो टॉप है, पोल का जो टॉप है वो टावर के हाइट से कम है, तभी तो टावर को जब देखा जाता है पोल के हाइट से तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, यानी कि ऊपर की तरफ सर करके देखा जा रहा है ना, यानी कि पोल का हाइट जो है वो टावर के हाइट से कम है। तो टावर का हाइट हम लोग यहाँ पर ज़्यादा रखेंगे, तो हमने टावर का हाइट यहाँ पे ज़्यादा रखा। ठीक है। और अब एक सरफेस बना लेते हैं। सबसे पहले नीचे एक, है ना, एक ग्राउंड बना देते हैं। चलिए ये हो गया आपका ग्राउंड। ठीक है। अब इस ग्राउंड पर ये एक टावर है जो कि आपका हाइट है, इस टावर का हाइट है CD, हमने माना CD एक टावर है। ठीक है। और एक पोल है, एक पोल हमने यहाँ पर बनाया, छोटा बनाया है। क्यों छोटा बनाएंगे, तभी तो इसके टॉप को देखेंगे तो नीचे से ऊपर की तरफ दिखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। यदि ये नीचे रहेगा तो हमें नीचे की तरफ देखना पड़ेगा, नीचे की तरफ देखेंगे तो हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन बन जाएगा ये। ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक पोल बनाया जो कि AB है। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि फ्रॉम टॉप ऑफ द पोल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टावर, ठीक है, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पोल, यानी कि बॉटम से, यानी कि पोल के बॉटम से टावर के टॉप का एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है यहाँ पर से खड़ा होकर देखता है तो ये एंगल जो है हमारा 45 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है। और इसी पॉइंट को, इसी C पॉइंट को, इसी टॉप को यदि वो यहाँ से देखता है, यहाँ से देखता है, पोल के टॉप से देखता है, ठीक है, तब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ बनेगा, पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है। तब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री है। ठीक है। अब क्या कहता है कि इफ़ द हाइट ऑफ द पोल इज 40 मीटर, यदि इसका हाइट 40 मीटर है,
तो फाइंड द वैल्यू ऑफ सी डी एंड डी बी। तो टावर का पूरा हाइट निकालिए और पोल से उसकी दूरी निकालिए। तो हमें यहाँ पर जो चीज़ें निकालनी है वो क्या क्या निकालना है, सी डी इज इक्वल टू वॉट और बी टी इज इक्वल टू वॉट या डी बी इज इक्वल टू वॉट। ये दो चीज़ें हमें निकालना है। हम यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं ई, ठीक है, एक पॉइंट ई ले लेते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए चूंकि ये एक रेक्टेंगुलर फिगर है, ये एक 90 डिग्री बन जाता है, दिखने में नहीं लग रहा है, थोड़ा बड़ा छोटा हो गया है, मगर एक्चुअली में ये रेक्टेंगुलर है। 40 मीटर है तो ये भी आपका 40 मीटर ही होगा, ठीक है। बोथ अपोजिट साइड्स आर इक्वल रेक्टेंगल के अनुसार। जब ये पूरा 40 डिग्री और मैंने सपोज किया कि ये पूरा हाइट जो है टावर का h है और ये 40 है, तो ये कितना हो गया, h माइनस 40 हो गया ये, ठीक है। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी समझने में, ठीक है। ये 40 हो गया, ये मैंने पूरा h माना था तो ये मेरा h माइनस 40 मीटर हो गया, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। अब दो एंगल है हमारे पास, ठीक है, हमें निकालना क्या है, बेस निकालना है। यदि इस ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल का बात करें, ट्रायंगल बी सी डी में, ठीक है, तो इसमें हमें ये पूरा हाइट दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है और ये निकाल सकते हैं, ठीक है। छोटे वाले का अगर बात किया जाए, इस स्मॉल ट्रायंगल का ए सी ई में, ठीक है, जो कि ये भी 90 डिग्री है, तो ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, इससे हमें डिस्टेंस फिर से ये निकल सकता है। हमें लाइन ऑफ साइट से कोई मतलब नहीं है, लाइन ऑफ साइट से हमें यहाँ पर कोई रिलेशंस नहीं है, हमें जो भी रिलेशन चाहिए वो यहाँ चाहिए। तो अब यहाँ से एक चीज़ हम तो ये देख सकते हैं कि ए ई इज इक्वल टू बी डी है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी से, है ना, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। और ए बी इज इक्वल टू ई डी इज इक्वल टू 40 मीटर हो गया, दोनों एक दूसरे के साथ। लेट हमने माना क्या है, हमने माना है क्या कि सी डी इज इक्वल टू एच है, ठीक है, इसीलिए सी ई इज इक्वल टू हो गया एच माइनस 40, ठीक है। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत अगर हो तो बताइएगा हमें कमेंट्स बॉक्स में, ठीक है। अब हमें आगे चलते हैं, ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम लोग आगे देखते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल लें कि जिसमें कि हमें सबसे ज़्यादा सहूलियत हो। तो सबसे पहले चलिए हम लोग बड़े वाले ट्रायंगल्स में आते हैं, इन ट्रायंगल बी सी डी। अगर बी सी डी में अगर हम लोग आते हैं तो हमें हाइट चाहिए और बेस चाहिए। तो हाइट और बेस के लिए हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, तो हाइट और बेस में tan का ही रेशियो होता है जो कि हाइट और बेस का होता है, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है यहाँ पर यह है कि टू पोल्स आर स्टैंड बोथ साइड ऑफ इक्वल हाइट एट 30 मीटर ब्रॉड रोड, ठीक है। दो पोल है जिसमें दोनों का हाइट जो है वो बराबर है, ठीक है, और ये दोनों जो है रोड के दोनों तरफ खड़ा है, ठीक है, और दोनों का हाइट जो है वो 30 मीटर है। ए पॉइंट ऑन रोड विच इज एट मिड फ्रॉम बोथ पोल्स, एक ऐसा बिंदु है सड़क पर जो कि दोनों पोल्स के डिस्टेंस के, दोनों पोल के बीच के डिस्टेंस के मिड पॉइंट पर है, यानी कि बीच में है, ठीक है। उसके बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल्स आर रिस्पेक्टिवली 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन है, यानी कि रोड पर के उस बिंदु से पोल के टॉप को देखा गया, यानी नीचे से ऊपर की तरफ देखा गया है, तब 60 डिग्री और 30 डिग्री है एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों पोल्स का। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑन द रोड, ठीक है। तो अब उन दोनों के पोल्स के बीच का दूरी बताएं और साथ ही साथ उस बिंदु की स्थिति भी बताएं जो सड़क पर है। तो इस चीज़ को हमें समझने के बाद हम चलिए इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर दो पोल लेते हैं, दोनों का हाइट इक्वल ऑलमोस्ट, ट्राइंग टू मेक इट इक्वल। ये मैंने एक प्लेन सरफेस लिया, ऑलमोस्ट सिम्स टू बी इक्वल। चलिए अब एक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 60 डिग्री और दूसरे का एलिवेशन है 30 डिग्री। आप दोनों में से किसी को भी चूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ये 60 डिग्री माना मैंने और ये माना मैंने 30 डिग्री। दो पोल्स लिया मैंने, एक ए बी और सी डी, दोनों की हाइट इसने कहा था कि इक्वल है, ठीक है, दोनों की हाइट
इक्वल है, और इन दोनों पोल्स के बीच में 30 मीटर का फासला है। दोनों के बीच की दूरी 30 मीटर है। यदि मैं कहूँ कि ये पॉइंट मेरा O है और O से D तक का डिस्टेंस x है, तो ये मेरा 30 माइनस एक्स हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर जो चीज़ है, अब बात है कि कौन सा ट्रिकोनोमेट्रिकल रेशियो हम यहाँ पर लगाएं इस एंगल्स के साथ में, ताकि हमें जो डिज़ायर चीज़ है, जो कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये जो x का वैल्यू है, ये मेरा x का वैल्यू पता चल जाए। ठीक है। तो इसके लिए अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखना होगा कि अब इसमें बात क्या है। ठीक है। एक्चुअली में इन दोनों में क्या डिस्टेंस होना चाहिए, तो एच दिया हुआ है, यानी हाइट दिया हुआ है, और नीचे से हमें बेस निकालना है, तो हाइट और बेस पर ही हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। हाइपोटेनस को हम लोग यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है। तो अब क्या क्या चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, जरा इसको जरा ध्यान से पहले देख लीजिए। ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू एच है। सबसे पहले ए बी और सी डी जो कि एच के बराबर है दिया हुआ है। ठीक है। हमने माना था कि ओ डी इज इक्वल टू एक्स है। ठीक है। ओ डी इज इक्वल टू एक्स है, और इसीलिए ओ बी मेरा हो गया 30 माइनस एक्स। ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जरा आइए, अब ट्रायंगल सी डी ओ में अगर हम आते हैं, तो इसमें हम लेते हैं tan 60। क्यों tan, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर और बेस से मतलब है, हाइपोटेनस से कोई मतलब नहीं। तो परपेंडिकुलर और बेस सिर्फ tan में ही होता है या कॉट में होता है, तो कॉट भी ले सकते हैं, tan भी ले सकते हैं, दोनों ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे tan लिया, तो tan जब इसमें लेता है तो मैं यहाँ पे tan हो जाएगा इसका 60 हो जाएगा सी डी बाई ओ डी हो गया। ठीक है। और tan 60 का वैल्यू हो गया √3, और सी डी इज इक्वल टू एच है, और ओ डी इज इक्वल टू एक्स है। ठीक है। यानी h इज इक्वल टू हो गया √3x। ठीक है। ये वैल्यू मेरा यहाँ से निकल गया। अब हम लोग इसके बाद हम लोग आते हैं ट्रायंगल ए बी ओ में। ठीक है। ये बड़े वाले ट्रायंगल में हम लोग आते हैं, इस वाले में आते हैं जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। इसमें भी फिर से हम लोग क्या करेंगे, tan ही लेंगे, tan 30 डिग्री ही लेंगे। तो जब इसमें tan 30 डिग्री लेंगे तो कितना हो जाएगा, ए बी बाई बी ओ। ठीक है। और tan 30 का वैल्यू आपका होता है 1/√3, और ए बी का वैल्यू है आपका h, और बी ओ का वैल्यू है 30 माइनस एक्स। ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं किन्हीं को। चलिए, इसके बाद हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो इसको सॉल्व करके आपका आएगा h√3 इज इक्वल टू 30 माइनस एक्स, और h का वैल्यू हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, √3x है। अगर इसको इक्वेशन बनवाने तो इसका वैल्यू अब यहाँ से हम लोग पुट कर सकते हैं। ठीक है। √3x इंटू √3 इज इक्वल टू 30 माइनस एक्स। अब यहाँ से हम लोग क्या करना है कि हमको √3 इंटू √3, अगर दोनों मल्टीप्लाई होता है तो बचेगा क्या, सिर्फ 3। ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पर हो गया 3x इज इक्वल टू 30 माइनस एक्स। ठीक है। अब इधर आ जाते हैं हम लोग। ठीक है। 3x इज इक्वल टू हो गया 30 माइनस एक्स। 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 30। यहाँ से हम लोग x कॉमन ले तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 30 x, और ये हो गया 30/3 माइनस 1, तो x इज इक्वल टू हो गया 30/2, x इज इक्वल टू हो गया 15 मीटर।
यहाँ पर हमें लग रहा है कि थोड़ा सा फॉल्ट हो गया है। यहाँ पर 3x ये माइनस था, इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका x का वैल्यू लगभग में आएगा आपका 12.99 मीटर अप्रॉक्स आंसर है ये। ठीक है, तो ये 3 अलग अलग तरह के सवाल मैंने आपको हाइट एंड डिस्टेंस में सॉल्व करके बताया। हाइट एंड डिस्टेंस में एंगल ऑफ एलिवेशन किस प्रकार से हम लोग डिसाइड करते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन किस प्रकार से डिसाइड करते हैं, कौन सा ट्रिकोनोमेट्रिकल रेशियो हम लोग लेंगे। जो इससे पहले मैंने जितने भी वीडियोस लेक्चर वीडियोस बनाए हैं उनमें बहुत लोगों ने वीडियोस को देखा है, ठीक है, लाइक भी किया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको कोई इंसान कोई चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, जैसे मैंने आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए, असाइनमेंट प्रोवाइड किए, ठीक है, आपको लेक्चर सीरीज के वीडियोस आपको मिल गए प्रॉब्लम सॉल्व करने के, आपको अभी तक कोई भी इंस्टाग्राम पर कोई मैसेज नहीं है, कमेंट्स बॉक्स में कोई मैसेज नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम्स किसी के पास नहीं है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारे के सारे स्टूडेंट्स ने सारे प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दिए होंगे, इतना अच्छा मतलब कि स्टडी चल रहा है सबका कि सारे प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो गए होंगे। तो ऐसा ना करें। आप लोगों को जो प्रॉब्लम्स होती है, जो प्रॉब्लम्स आप फेस आउट कर रहे हैं, जो आपका असाइनमेंट में जो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है असाइनमेंट और स्टडी मटेरियल्स का, यदि आप उनको डाउनलोड करके बना रहे हैं और आपसे नहीं बन रहा है तो बेहिचक आप पूछ सकते हैं। पूछने में आप कोई भी ईर्ष्या ना रखें, इस प्रकार का कोई भी मतलब मनमुटाव ना रखें कि हम पूछेंगे तो शायद सर बुरा मान जाएंगे या फिर ये बुरा लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। नहीं, एक्चुअली वीडियोस इसीलिए बनाए जा रहे हैं ताकि आप इन चीज़ों को सीखें, इन चीज़ों को समझें और इनका उपयोग करें। तो पूछने में किसी भी प्रकार के हिचक ना रखें, बेधड़क पूछ सकते हैं आप। ठीक है, चलिए तो आज के लिए ये वीडियोस मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियोस में आपको, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा, जिसमें हम लोग ये ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज़ के अंदर में आता है, ट्रिगोनोमेट्री के अंदर में आता है, कोऑर्डिनेट्स के बारे में हम लोग जानेंगे और उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। इससे पहले मैंने जितने भी वीडियोस लेक्चर वीडियोस बनाए हैं उनमें बहुत लोगों ने वीडियोस को देखा है, ठीक है, लाइक भी किया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको कोई इंसान कोई चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, जैसे मैंने आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए, असाइनमेंट प्रोवाइड किए, ठीक है, आपको लेक्चर सीरीज के वीडियोस आपको मिल गए प्रॉब्लम सॉल्व करने के, आपको अभी तक कोई भी इंस्टाग्राम पर कोई मैसेज नहीं है, कमेंट्स बॉक्स में कोई मैसेज नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम्स किसी के पास नहीं है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारे के सारे स्टूडेंट्स ने सारे प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दिए होंगे, इतना अच्छा मतलब कि स्टडी चल रहा है सबका कि सारे प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो गए होंगे। तो ऐसा ना करें। आप लोगों को जो प्रॉब्लम्स होती है, जो प्रॉब्लम्स आप फेस आउट कर रहे हैं, जो आपके असाइनमेंट में जो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है असाइनमेंट और स्टडी मटेरियल्स का, यदि आप उनको डाउनलोड करके बना रहे हैं और आपसे नहीं बन रहा है तो बेहिचक आप पूछ सकते हैं। पूछने में आप कोई भी ईर्ष्या ना रखें, इस प्रकार का कोई भी मतलब मनमुटाव ना रखें कि हम पूछेंगे तो शायद सर बुरा मान जाएंगे या फिर ये बुरा लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। नहीं, एक्चुअली वीडियोस इसीलिए बनाए जा रहे हैं ताकि आप इन चीज़ों को सीखें, इन चीज़ों को समझें और इनका उपयोग करें। तो पूछने में किसी भी प्रकार के हिचक ना रखें, बेधड़क पूछ सकते हैं आप। ठीक है, चलिए तो आज के लिए ये वीडियोस मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियोस में आपको, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा, जिसमें हम लोग ये ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज़ के अंदर में आता है, ट्रिगोनोमेट्री के अंदर में आता है, कोऑर्डिनेट्स के बारे में हम लोग जानेंगे और उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।